गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत है। 7th क्लास आपका लेक्चर नंबर 4 चलेगा। आज आपके पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। लेसन नंबर 1 के 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के विषय में हम पढ़ रहे थे। उससे पहले एक मूल्यांकन दीजिए आप लोग। कल आपसे कहा था मूल्यांकन देना है प्रति लेक्चर के बाद में आपको। तो आप पहले क्वेश्चन, मैं आपको बोर्ड पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, उस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। उसके लिए 2 मिनट का समय दिया जाएगा और आप वीडियो को पॉज कर देंगे उस 2 मिनट के लिए। वीडियो पॉज होने पर आप अपना आंसर मिलान करेंगे बोर्ड से, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। आपको सही होने पे उसके अंक देने, गलती होने पे जिस जगह गलती की उसको गोला कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका क्वेश्चन है, पर्यावास किसे कहते हैं? इसके लिए स्टूडेंट्स आपके पास 2 मिनट का समय है। वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप अपनी रफ कॉपी के अंदर या नोटबुक के अंदर कक्षा मूल्यांकन डालकर इसका आंसर कीजिए। मैं आपको आंसर बोर्ड पे लिख के समझा दूंगा। तो स्टूडेंट्स आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, उससे मैच कीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर। इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। स्टूडेंट्स अगर आपने यही आंसर किया है तो आप 2/2 यानी 2/2 नंबर डाल लीजिए। अगर आपने नहीं किया है सेम ऐसा कैसा, तो आप गोला कर लीजिए किस जगह गलती कीजिए। आप मूल्यांकन की तैयारी ज़रूर किया कीजिए, इससे आप थोड़े पढ़ाई के प्रति सजग रहेंगे। आज का टॉपिक चलाते हैं लेसन नंबर 1 में। इससे आगे देखिए, कल ये वाला टॉपिक चल रहा था आपका। लास्ट टॉपिक जब मैंने छोड़ा था आपका लेक्चर 3 में, तो उसमें था नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में। उसमें हम पढ़ रहे थे राजपूत, हमने पढ़ लिया था। राजपूत के पश्चात हमने पर्यावास की परिभाषा पढ़ी थी और वो लिख भी ली थी। आज उसका मूल्यांकन भी किया है। अब इसमें देखिए आप लोग, समाज में अंतर बढ़ने लग गए थे। उपजाऊ ज़मीन होती थी, मवेशी पाले जा रहे थे। मैं लिख देता हूँ, लोग क्या कर रहे हैं? लोग अब मवेशी अधिक पाल रहे हैं और जिन लोगों के पास उपजाऊ भूमि अधिक थी, वे समाज में अपनी उच्च प्रतिष्ठा के लिए जाने लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जिन लोगों के पास में अधिक भूमि थी वो लोग, और उपजाऊ भूमि थी, उन लोगों ने मवेशियों को पालना प्रारंभ किया और उनकी समाज में एक उच्च या अलग से प्रतिष्ठा बनती गई और बनने लग गई। लोगों को जातियों और उपजातियों में बांटा जाने लगा। इस समय में यानी कि 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के मध्य की बात कर रहे हैं। ईस्वी में लोगों को समाज में
जातियों व उपजातियों में बांटा जाने लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाता था। लोगों को उनके व्यवसाय के आधार पर ऊंचा व नीचा दर्जा दिया जाने लगा। जो व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करता था या उसमें संलग्न होता था, उन लोगों को उसी आधार पर उच्च या नीचा दर्जा दिया जाने लग गया था। आगे देखिए, ये दर्जे स्थायी नहीं थे। ये जो दर्जे दिए जा रहे थे उनको ऊंचा या नीचा माना जा रहा था, ये स्थायी नहीं थे, स्थायी रूप में नहीं थे, क्योंकि लोगों के द्वारा व्यवसाय बदलने पर उन्हें उसी के आधार पर जाना जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, सत्ता और संसाधनों पर समाज में सत्ता व संसाधनों पर ऐसे व्यक्तियों का अधिकार होने लगा जो कि सत्ताधारी व्यक्तियों के संपर्क में थे या फिर वे स्वयं ही सत्ता के भाग थे। समझिए स्टूडेंट्स, कल का टॉपिक चल रहा है आपका, ये टॉपिक था आपका नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में। राजनीतिक समूह सत्ता के आधार पर। देखिए, लोग अब मवेशी अधिक पाल रहे थे। क्यों पाल रहे थे? जिन लोगों के पास उपजाऊ भूमि थी। मान लीजिए मेरे पास में एक इतना बड़ा खेत है, सपोज कीजिए ये 2 बीघा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे परिवार के सदस्य 4 हैं, 4 सदस्य हैं, तो मैं इनका भरण पोषण करने के लिए इस पर निर्भर हूँ। पहली चीज़, अगर मेरे पास में यही ज़मीन अधिक है, यानी 100 बीघा हो गई, सपोज करें आप लोग, ठीक है, और मेरे सदस्य 4 हैं, तो मैं इस पर आत्मनिर्भरता मेरी कम होगी, मैं अधिक उत्पादन प्राप्त करूंगा और सारे उत्पादों को बेच भी सकता हूं। उस स्थिति में ऐसे लोगों ने क्या किया, अब मवेशियों को पालने लग गए। ठीक है, और उपजाऊ भूमि पर उनका अधिक थी। ऐसे लोगों के पास में, जैसे मैंने 2 बीघा और 100 बीघा का आपको उदाहरण बताया, ये चल रहा है 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के मध्य की बात कर रहे हैं हम। वे समाज अपनी उच्च प्रतिष्ठा के लिए, ऐसे लोग जो थे उनमें अधिक भूमि थी, उपजाऊ भूमि थी, मवेशी अधिक हुआ करते थे, उनको अधिक पूंजीपति माना जाता था। तो ऐसे लोग समाज में अपनी उच्च प्रतिष्ठा रखते थे या माने जाते थे। उच्च प्रतिष्ठा वाले लोगों को समाज में जातियों व उपजातियों में बांटा जाने लगा। ठीक है, लेकिन ये जातियाँ उपजातियाँ जन्म के आधार पर नहीं बताई गई थी इस समय तक।
लोगों को उनके व्यवसाय यानी काम के आधार पर, यानी कि काम के आधार पर उच्च यानी ऊंचा और नीचा दर्जा दिया जाने लगा था। स्थायी रूप से या रूप में नहीं, इन लोगों को स्थायी रूप में जातियों में नहीं विभाजित किया गया था, यह परिवर्तित होती रहती थी, क्योंकि लोगों के द्वारा व्यवसाय बदलने पर उन्हें उसी के आधार पर जाना जाता था। कोई व्यक्ति मान लीजिए उच्च किसी प्रकार का विशेष कार्य कर रहा है तो उसको उच्च मान लिया गया, लेकिन किसी कारण से उसने अपना कार्य परिवर्तित किया और वो कार्य नीचा समझा जाने वाला हो तो उसे नीचा दर्जा दिया जाने लग गया था। ठीक है। समाज में सत्ता व संसाधनों पर, समाज में सत्ता यानी प्रशासन पर व समाज के साधनों पर ऐसे व्यक्तियों का अधिकार होने लगा जो कि सत्ताधारी थे, यानी उनके पास प्रशासन था, सत्ता थी, राजनीतिक स्थिति अच्छी थी उनकी, व्यक्तियों के संपर्क में थे, या तो सत्ताधारी थे या ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में थे, या फिर वे स्वयं ही सत्ता के भाग हों, या उन्होंने खुद ने ही सत्ता को स्थापित कर दिया हो अपने शक्ति के बल पर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा छोटा सा। देखिए स्टूडेंट्स, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थी। अब जातियों के लोग जो हुआ करते थे, एक वर्ग विशेष के लोग अपने स्वयं के नियम बनाते थे। लिख देता हूं मैं आपको, जातियों के लोग, किसी पर्टिकुलर जाति के लिए नहीं कहा जा रहा है, सभी जातियों के वर्ग के लोग अपने नियम खुद बनाते थे। ठीक है। आगे देखिए, इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की इन नियमों का पालन बड़े बुजुर्ग यानी बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। जिस प्रकार से आप लोगों ने अपने आसपास के क्षेत्र में सरपंच, पंच इत्यादि के बारे में सुनते हैं, उसी प्रकार से जातियों के लोग अपने नियम खुद बनाते थे। इन नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी उस वर्ग के सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों, 1, 2, 3, 4, 5 उनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, बड़े बुजुर्गों की सभा करवाती थी। ठीक है। जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। ऐसे लोगों की सभा को कुछ स्थानों पर जाति पंचायत कहा गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, प्रत्येक गांव पर एक व्यक्ति जो कि गांव का मुखिया होता था, उसका अधिकार होता था। ऐसे गांव बड़ी इकाइयों के भाग हुआ करते थे। वे इकाइयाँ
किसी राज्य के अंग होते थे। समझ लीजिए इस बात को आप। जातियों के लोग अपने नियम खुद तैयार किया करते थे। इन नियमों का पालन बड़े बुजुर्गों की एक सभा किया करती थी, जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच और पंच करते हैं। ऐसे लोगों की सभा को कुछ स्थानों पर जाति पंचायत कहा जाता था। प्रत्येक गांव पर एक व्यक्ति जो कि गांव का मुखिया होता था, उसका अधिकार होता था। ऐसे गांव बड़ी इकाई के भाग हुआ करते थे। वे इकाइयां किसी राज्य के अंग होते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए आप लोग। क्षेत्र और साम्राज्य अगला टॉपिक है आपका। क्षेत्र और साम्राज्य। आपका अगला टॉपिक था क्षेत्र और साम्राज्य के विषय में। अब देखो कैसे है, समझिए इसको। सन 700 से लेकर हम 1750 के मध्य की बात कर रहे हैं। हमने पहली क्लास में कुछ लेसनों में आपने कभी न कभी हर्ष के बारे में सुना है। तो 700 ईस्वी से और 1750 मुगल साम्राज्य के मध्य की बात चल रही है। तो इस समय क्या किया था लोगों ने, अपनी शक्ति यानी शासकों ने अपनी शक्ति के बल पर अपने राज्य स्थापित किए और विभिन्न स्थानों पर अपने अधिकारों में वृद्धि की। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं होती थी, जिनके हम देख लिया। ऐसे लोगों की अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं होती थी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। ऐसे क्षेत्र कुछ स्थानीय शासकों से भी जुड़ गए थे, ताकि अपनी शक्ति को बढ़ावा दिया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। और कुछ राज्यों में अपने क्षेत्र विस्तार को लेकर लड़ाइयाँ भी होती रहती थीं। कभी कभी दक्षिण के चोल
खलजी, तुगलक और मुगल जैसे सभी साम्राज्य समान रूप से अपनी सत्ता को स्थायी रूप भी दिया करते थे। समझिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आप क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में बताया जा रहा है आपको। शासकों ने अपनी शक्ति के बल पर विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए। जिस प्रकार से हम बात करते हैं 1192 ईस्वी की, मोहम्मद गोरी आया। भारत के मध्य भारत में दिल्ली और राजस्थान के क्षेत्र में आपके पृथ्वीराज चौहान का अधिकार था। पृथ्वीराज चौहान का अधिकार था। उसके अधिकार के पश्चात यहाँ पर तुगलक से पहले मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। तो अधिकार से मालूम चलता है कि वो अपने क्षेत्र विस्तार करते थे अपनी शक्ति के बल पर। तो वही समझना है हमको। देखिए, शासकों ने अपनी शक्ति के बल पर अपने राज्य स्थापित किए थे, यानी अपने राज्यों को बढ़ावा देते जा रहे हैं। कुछ ने नए राज्य बनाए थे, कुछ ने दूसरे राज्यों पर अपने अधिकार किए थे और विभिन्न स्थानों पर अपने अधिकारों में वृद्धि भी की थी। ऐसे लोगों ने अपनी ऐसे लोगों की अपनी खुद की सांस्कृतिक विशेषताएं भी होती थी। ऐसे क्षेत्र कुछ स्थानीय शासकों से भी जुड़ गए थे ताकि अपनी शक्ति को बढ़ावा दिया जा सके। जब विदेशी लोग यहाँ पे आए, उनकी शक्ति को देखकर यहाँ के स्थानीय शासक भी थे। कुछ स्थानीय शासक ऐसे थे जो उनसे स्वयं जुड़ गए, उनके अधिकार में आ गए और उनकी शक्ति को बढ़ावा मिल गया। तो शक्ति को बढ़ावा दिया जा सके। और कुछ राज्यों में अपने क्षेत्र विस्तार को लेकर लड़ाइयाँ भी होती रहती थी। कभी कभी दक्षिण भारत के चोलों की बात करते हैं। उन्होंने उत्तर में खिलजी वंश ने, उत्तर पश्चिम के अंदर तुगलक और उत्तरी भारत में मुगल जैसे साम्राज्य समान रूप से अपनी सत्ता को स्थायी रूप भी दिया था। इन्होंने काफ़ी समय तक भारत के कुछ क्षेत्रों पर अपने अधिकार को जमाए रखा और इन्होंने अधिकार भी किया था। आपका लेक्चर नंबर 4 इस टॉपिक के साथ यहीं ख़त्म होता है बच्चों। इसके जो 2 क्वेश्चन हैं होमवर्क के लिए वो नोट कीजिए आप लोग। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 आपका ख़त्म होता है। इसके होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन हैं आपके। छोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है। आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चन समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, जाति पंचायत किसे कहते हैं? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, लोगों को किन आधारों पर दर्जे प्राप्त होते थे? जैसे भी टॉपिक आया था जातिगत रूप में या कैसे, तो दर्जे बताने किस प्रकार से प्राप्त होते थे। आप अपने इन क्वेश्चनों के आंसर अपनी नोटबुक में किया करें और अपने लेक्चरों को प्रतिदिन, प्रति दिवस या जैसे भी आपको समय मिलता है उनको अधिक से अधिक रीड किया कीजिए। बार बार पढ़ना है, तभी कुछ होगा। आप अधिक पढ़ोगे, आपके अंक भी अधिक से अधिक आएंगे। धन्यवाद।